गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम आपके सामने सेट सी पेपर नंबर 6 की बात करेंगे। इस पेपर नंबर 6 क्यों ही ऑप्ट किया? सबसे पहले बिकॉज इट इज़ अ मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर और इसमें आप मार्क्स गेन कर सकते हैं, इसलिए जितने भी लोग SPOM देते हैं एग्ज़ाम वो पेपर नंबर 6 ही ऑप्ट करेंगे बिकॉज ये इजी है। तो हम आने वाले सेशंस में क्या करेंगे, ये जो आपका आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सोलेशन एक्ट है ये आने वाले सेशंस में हम कंप्लीट करेंगे। ये आज आपका पहला चैप्टर है और पूरा का पूरा द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सोलेशन एक्ट 1996 ये हम ICI मॉड्यूल से कंप्लीट करने वाले हैं। और आपके जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, जो MCQs आते हैं वो स्टडी मैथ से ही आते हैं, ये आप भी जानते हो। तो स्टडी मैथ के बाहर का कुछ भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो आने वाले लेक्चर्स पे आप मेरे साथ बने रहें और इस वीडियो को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के पास पहुंचाएं जिससे उनको भी बेनिफिट हो इस वीडियो का। हम कोई अपने नोट्स से नहीं पढ़ने वाले, हम सिर्फ फॉलो क्या करेंगे, ICI स्टडी मैथ, बिकॉज इसी से क्वेश्चन आने वाले हैं और इसी से ही क्वेश्चन आते हैं। और कहीं आपको जाने की ज़रूरत, किसी और टीचर या आपको और कोई बुक्स को रिफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ क्या करिए, स्टडी मैथ को ही क्या करें, रिफ़र करें। तो द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सोलेशन एक्ट 1996, इस चैप्टर में अगर हम ओवरव्यू की बात करें, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि आपके जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है उसके क्या क्या ऑल्टरनेटिव मेथड है। कि अगर आपको आउटसाइड द कोर्ट अगर आपको रेजोल्यूशन क्या करना है, आपका कोई भी डिस्प्यूट है उसको आपको रिजॉल्व करना है, तो उसके लिए क्या क्या मेथड्स हैं। तो इस चैप्टर में दिया गया कि आपके पास आर्बिट्रेशन है, आपके पास कॉन्सोलेशन है, आपके पास मीडिएशन का एक मेथड है, आपके पास लोक अदालत है, आपके पास ये सारे मेथड्स हैं। और फिर इसका एडवांटेज पढ़ा गया कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ADR, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। हम क्यों ही चूज करें, हम कोर्ट में जा सकते हैं। तो कोर्ट में जाने से क्या होगा, वहां पे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, केसेस वहां पे पेंडिंग हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि मेरा जो केस है वो जल्दी फाइनलाइज हो जाए, जो भी है वो क्या। तो हम इसके लिए क्या करने जा रहे हैं, हम ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पढ़ने वाले हैं। तो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड्स, आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द ऑल्टरनेट मेथड्स ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो बोला गया दीज आर यूज्ड टू रिजॉल्व, क्या बोला गया, दीज आर यूज्ड टू रिजॉल्व आउटसाइड द कोर्ट सिस्टम। तो जब भी डिस्प्यूट को क्या करने वाले हैं आप, आउटसाइड द कोर्ट सिस्टम क्या करने वाले हैं, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने वाले हैं, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट मेथड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। नेक्स्ट बोला, इन अदर वर्ड दीज मेथड्स आर alternative to litigations. Two of the most common methods of ADR are arbitration and conciliation. Two are the most important methods. First one is arbitration and second one is conciliation. Other methods include mediation, negotiation, lok adalat, case evaluation, neutral fact finding, etc. All the methods differ from each other. What are the main alternative methods of dispute resolution? These are the four main alternatives for resolving your dispute outside the court. First one is what, arbitration. Second one is what, conciliation. Third one is what, mediation. And fourth one is what, negotiation. And last one is लोक अदालत। तो ये आपके पांच तरीके हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने जितने भी आपके डिस्प्यूट हैं वो आप रिजॉल्व कर सकते हैं अदर देन कोर्ट। नेक्स्ट बोला, व्हाट इज आर्बिट्रेशन। पहला तो बोला गया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पॉपुलर मेथड ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन is arbitration. Why? तो बोला it could be understood as the method of dispute resolution involving one or more neutral persons selected by disputing party and whose decision is binding. Thus arbitration has a few features. First, flexibility in the procedure to be adopted. यहाँ पे procedure को adopt करने में क्या है, flexibility है. Second, dispute party have चॉइस टू सेलेक्ट देयर डिसीजन मेकर। जो भी डिस्प्यूट है, मान लीजिए 2 डिस्प्यूट पार्टी, तो अपने अपने क्या कर सकते हैं, वो अपने अपने जो उनको लगता है वो अपने हिसाब से डिसीजन मेकर को चूज कर सकते हैं, कोई भी उनके ऊपर बाउंडेशन नहीं है। नेक्स्ट बोला, एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेसी। आपका जितना भी आपसे रिलेटेड डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो सारा क्या रहेगा, प्राइवेट रहेगा, उसको कोई भी लीक नहीं करेंगे, वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा। नेक्स्ट बोला, रेंडिंग फाइनल एंड बाइंडिंग डिसीजन। जो भी डिसीजन आएगा, जो भी डिसीजन आर्बिट्रेटर लेगा वो डिसीजन क्या होगा, फाइनल, और दोनों पार्टी को उसको मानना पड़ेगा। और नेक्स्ट बोला, फाइनल नॉर्मली नो अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ। अगर आर्बिट्रेटर ने जो भी डिसीजन पास कर दिया उसके अगेंस्ट कोई भी क्या नहीं होता है, कोई भी अपील नहीं होती।
इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, कंपेरेटिवली लेस फॉर्मल देन ट्रायल। तो ये सारे हमने फीचर्स पढ़े, डेफिनेशन पढ़े, जो कि वेरी वेरी इजी। अब इन डिटेल अगर पढ़ा जाए वो आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब बोला गया कंसलेशन क्या, तो कंसलेशन इज लेस फॉर्मल या लेस फॉर्मल फॉर्म ऑफ arbitration. The process of conciliation is to facilitate the settlement between the parties. यहाँ पे क्या होता है, settlement between the party होता है. In this process, the party to the dispute engage a conciliator. In case of arbitration, हम arbitrator को appoint कर रहे थे. In case of conciliation, हम conciliator को क्या कर रहे हैं, appoint कर रहे हैं. Who meet to hear both the party separately to settle their dispute. तो वो दोनों पार्टी से मिलेगा और दोनों पक्षों का, दोनों पार्टियों का क्या करेगा, बात सुनेगा, उसके बाद क्या करेगा, डिसीजन लेगा. दैट कॉन्सुलेटर मीट ईच पार्टी विद द इंटेंशन ऑफ इंप्रूविंग द कम्युनिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन टू इशू एन ऑर्डर. कंसुलेशन हैज द फॉलोइंग फीचर. फर्स्ट वन इज नो प्रायर एग्रीमेंट. कोई एग्रीमेंट होने का जरूरत नहीं है. देयर इज नो एग्रीमेंट इज एसेंशियल. नो प्रायर एग्रीमेंट इज एसेंशियल. नेक्स्ट बोला कंपैरेटिवली लेस फॉर्मल फॉर्म. ये क्या है, लेस फॉर्मल है एज कंपेयर टू आर्बिट्रेशन. एंड थर्ड वन इज पार्टीज आर नॉट बाइंड बाय द कॉन्सिलेशन. जैसे हमने पढ़ा था ऊपर कि आर्बिट्रेशन के केस में आर्बिट्रेटर जो डिसीजन दे देता है वो क्या होता है, दोनों पार्टी उससे बाउंड हो जाती है. लेकिन अगर आपने कॉन्सिलेशन किया और कॉन्सिलेशन में कॉन्सिलेटर ने कोई भी डिसीजन पास किया है तो आप उससे बाउंड नहीं होते. दे कैन रिजेक्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉन्सिलेटर. आप जो बोथ द पार्टीज हैं वो क्या कर सकते हैं, कॉन्सिलेटर के डिसीजन को रिजेक्ट भी कर सकते हैं. लास्ट फीचर क्या बोला गया, इफ ऑल द पार्टी एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉन्सुलेटर दोज शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन देम. अगर सारे पार्टीज ने एक्सेप्ट किया है रिकमेंडेशन को तो वो क्या रहेगा, फाइनल रहेगा. कोई भी उस पर आगे कोई भी और ऑर्डर पास नहीं होगा. तो 4 छोटे छोटे फीचर हैं. पहला बोला गया कोई प्रायर एग्रीमेंट नहीं चाहिए. दूसरा बोला गया लेस फॉर्मल है एज कंपेयर टू आर्बिट्रेशन. थर्ड बोला गया आप पार्टीज क्या है वो रिजेक्ट कर सकती हैं. और लास्ट बोला गया दोनों पार्टी ने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो वो डिसीजन क्या होगा, वो डिसीजन फाइनल होगा और दोनों पार्टी के ऊपर बाइंड होएगा. अगर हम डिफरेंस की बात करें, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्रेशन, तो फर्स्ट वन इज थर्ड पार्टी इंटरवेंशन. अगर पहला बेसिस क्या, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, तो दोनों ही जगह थर्ड पार्टी आता है. हमने देखा कि आर्बिट्रेशन में भी आप जाके अपॉइंट कर रहे हो एक आर्बिट्रेटर को और कॉन्सुलेशन में भी आप अपॉइंट कर रहे हो. तो क्या बोला गया, इन्वॉल्व अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी कॉल्ड एन आर्बिट्रेटर ऑन अ पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स हु एक्ट एज अ डिसीजन मेकर. जितने भी आपके आर्बिट्रेटर है वो क्या हो सकते हैं, या तो हम आर्बिट्रेटर एक बंदे को, इंडिविजुअल को क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं, या तो हम पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर सकते हैं जो क्या करेंगे, डिसीजन मेकर का काम करेंगे. द आर्बिट्रेटर रिव्यू द एविडेंस, लिसन टू आर्ग्यूमेंट्स एंड रेंडर अ फाइनल बाइंडिंग डिसीजन ऑन द डिस्प्यूट. आर्बिट्रेटर सुनेगा दोनों पार्टियों की बात, उसके बाद डिसीजन दे देगा. अब कॉन्सुलेशन में क्या होता है, तो कॉन्सुलेशन में क्या बोला गया, इट इन्वॉल्व अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी नोन एज अ कॉन्सुलेटर हु फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन बिटवीन द पार्टी बट डज नॉट मेक अ बाइंडिंग डिसीजन. तो मेन डिफरेंस क्या है, एक बार आर्बिट्रेशन ने जो डिसीजन दे दिया वो फाइनल बाइंडिंग है, बट एक बार जो कॉन्सुलेटर ने डिसीजन दिया वो फाइनल बाइंडिंग नहीं है. दोनों ही क्या होते हैं, न्यूट्रल पार्टी होते हैं, दोनों को ही अपॉइंट किया जाता है एक जगह. और फीचर की बात किया था हमने, तो फाइनल आपका लेस फॉर्मल क्या है, आपका कॉन्सुलेटर है, और फॉर्मल क्या है, आपका आर्बिट्रेशन. डिसीजन की बात करें कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी क्या है, तो द आर्बिट्रेटर हैव द अथॉरिटी टू रेंडर द फाइनल डिसीजन बाइंडिंग डिसीजन. दिस डिसीजन इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एंड द पार्टी जनरली बाउंड टू फॉलो दैट डिसीजन. In case of conciliator, well, the conciliator does not have decision making authority, instead focus on helping the party find the common ground and each mutually acceptable agreement. The agreement can be binding only when the parties choose the formalize it through a separate contract. Simple. क्या क्वेश्चन था कि भैया किसके पास क्या होता है, अथॉरिटी होता है, किस चीज का अथॉरिटी होता है, तो बोला गया डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होता है. तो in case of arbitration, arbitrator has the authority to pass the decision, but in case of conciliation, conciliator has not have the authority to pass the decision. Simple. Next, level of process क्या है, तो बोला the process is typically more formal and structured in case of arbitration and the process is generally less formal in case of conciliation. रोल की बात करें, रोल ऑफ द न्यूट्रल पार्टी, तो आर्बिट्रेशन के केस में द आर्बिट्रेटर एक्ट एज अ जज
and has a more directive role in the process. Or where in case of conciliator, तो conciliator act as a facilitator helping the parties understand each other perspective and guiding them towards a mutual acceptable solution. देखिए एक चीज, आर्बिट्रेटर का जो माइंडसेट होता है वो डिसीजन मेकिंग का होता है, वो आता है कि भैया मेरे को डिसीजन लेना है, ऑर्डर पास करना है। जो आपका कॉन्सुलेटर होता है वो इस माइंडसेट से नहीं आता कि मेरे को डिसीजन पास करना है, वो इस माइंडसेट से आता है कि भैया हम जाएंगे, वो दोनों पार्टी को हेल्प करेंगे, जो भी डिस्प्यूट है वो आपस में कर लें, म्यूचुअली एग्रीमेंट से वो सेटल कर लें। ये मेन डिफरेंस है। बाइंडिंग डिसीजन बात करें तो हमने बात किया था, पहले भी पढ़ा है कि द डिसीजन रीच टू द आर्बिट्रेशन इज बाइंडिंग एंड लीगली इन्फोर्सेबल। तो जो डिसीजन एक बार आर्बिट्रेटर ने दे दिया वो बाइंडिंग होगा ऑन बोथ द पार्टी एंड वो क्या होगा, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा। बट कोई भी डिसीजन किसने दिया है, कोई भी आउटकम या डिसीजन अगर आपके कॉन्सुलेटर ने दिया है तो वो बाइंडिंग नहीं है। इफ द पार्टी रीच एन एग्रीमेंट ड्यूरिंग कॉन्सुलेट इट बिकम बाइंडिंग ओनली इफ दे चूज टू फॉर्मलाइज थ्रू अ सेपरेट एग्रीमेंट। अगर दोनों पार्टी सेपरेट एग्रीमेंट थ्रू उस पर्टिकुलर डिसीजन को क्या कहा चाहती हैं, फॉर्मलाइज करना चाहती हैं, तभी बाइंडिंग होगा। अगर कोई सेपरेट एग्रीमेंट, वो डिसीजन जो हुआ है पास बाय द कॉन्सुलेटर है, अगर उन्होंने कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया वो डिसीजन के लिए जो कॉन्सुलेटर ने पास किया तो वो एग्रीमेंट, वो डिसीजन क्या होगा, बाइंड नहीं होगा। व्हाट इज मीडिएशन? मीडिएशन इज एन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म दैट फैसिलिटेट द रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पार्टी थ्रू अ impartial third party called mediator. This method is gaining quite popular as an alternative dispute resolution mechanism. The reason behind this, it's effective in promoting communication and increasing collaboration. This is an easy and uncomplicated negotiation process where third party act as a mediator to resolve the dispute by using appropriate communication and negotiation techniques. तो यहाँ पे एक बंदा आ रहा है जो impartial है, वो क्या कर रहा है, वो आ रहा है, दो पार्टी की बात सुन रहा है और यहाँ पे वो अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन टेक्निक का यूज करेगा जिससे दोनों पार्टी के बीच का जो डिस्प्यूट है वो क्या हो जाए, रिजॉल्व हो जाए। अब मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि ये कॉन्सुलेशन है, आर्बिट्रेशन है या मीडिएशन है? आर्बिट्रेशन हमेशा आएगा ऑर्डर पास करने के लिए, कॉन्सुलेटर आएगा आपके बीच में कम्युनिकेशन हो जाए, म्यूचुअली एग्रीमेंट हो जाए। मीडिएशन आएगा, इम्पार्शियल बंदा होगा, वो आएगा टेक्निक यूज करेगा। कौन सी टेक्निक? तो कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन टेक्निक यूज करेगा जिससे दोनों पार्टी का क्या हो जाए, डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाए। बोला कि क्यों पॉपुलर है? बिकॉज यहाँ पे हम कम्युनिकेशन करते हैं, यहाँ पे हम कम्युनिकेशन को प्रमोट करते हैं और कोलैबोरेशन के वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, जो दो पार्टी हैं उनके बीच में कोलैबोरेशन हो जाए। हिस्ट्री की बात करें तो बोला कि इन इंडिया मीडिएशन हैज एन एंशिएंट रूट। Before adopting formal British judicial system in India, community issues were resolved by group of village elders called panchayats. आज की डेट पे भी जो गांव हैं, रूरल एरियाज हैं, वहाँ पे क्या होता है, पंचायत होती है। तो वो अगर कोई छोटा मोटा आपका इश्यूज हैं वो क्या हो जाएंगे, वहाँ पे आप रिजॉल्व करा सकते हैं। Some dispute were also refers to Mahajans, respected businessmen of the society. However, mediation got formal negotiation in the late 20th century. For the 2002 amendment of the Code of Civil Procedure mandated code annexed mediation. तो एक क्वेश्चन है हमारे लिए MCQ का कि भैया मीडिएशन फॉर्मल कब किया गया? तो बोला गया इन द लेट 20th century. इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपका जो मीडिएशन है उसको फॉर्मलाइज कब किया गया? तो उसको फॉर्मलाइज किया गया कब? जब इन द लेट 20th century. Further, the 2002 amendment, the Code of Civil Procedure mandated court annexed mediation in the year 2005. The Honorable Supreme Court of India established the Mediation and Conciliation Project Committee to promote and regulate the mediation. तो नेक्स्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि कब आपकी कमेटी बनी, कब कमेटी फॉर्म हुई? तो कमेटी फॉर्म हुई इन द ईयर 2005। किसने बनाई? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्लियर है बात? पहला पॉइंट था मेरा क्या, इन द लेट 20th सेंचुरी में आपका क्या होगा, इसको फॉर्मलाइज किया गया। सेकेंड 2005 में क्या किया गया, 2005 में इसको कमेटी बनाई गई। किसने बनाई? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कमेटी बनाई। द कमर्शियल कोर्ट एक्ट ऑफ 2015 वॉज अनदर स्टेप टू प्रमोट मीडिएशन रिजॉल्विंग कमर्शियल डिस्प्यूट। व्हाट आर द की पॉइंट्स? तो कॉन्फिडेंशियल होता है आपका इंफॉर्मेशन, ठीक है,
एक्सप्लिसिट कंसेंट लेते हैं, इम्पार्शियल होता है, जो बंदा होता है वो न्यूट्रल रहता है। बोला गया मीडिएशन इज वॉलेंट्री एंड सेल्फ डिटरमाइंड, मतलब मीडिएशन इज वॉलेंटरी प्रोसेस, जिसको चाहिए वो जाके मीडिएशन प्रोसेस करा सकता है, मीडिएटर को अपॉइंट कर सकता है। आपके ऊपर ये नहीं है कि आपको मीडिएशन ही के थ्रू कराना है, क्योंकि आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन है। तो बोला इट इज अ वॉलेंटरी प्रोसेस एंड ऑल द कंसर्न पार्टी मस्ट पार्टिसिपेट विलिंगली। Each party retain control over the outcome and also actively engage in finding a solution that best suit their interest due to voluntary nature of the mediation। तो आपकी क्या है, वॉलेंट्री है और सारी पार्टी विलिंगली क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। सेकेंड, इम्पार्शियल एंड न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है? इट मीन्स द इम्पार्शियलिटी एंड न्यूट्रलिटी ऑफ द मीडिएटर इज सेंट्रल ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ मीडिएशन। तो मेन मीडिएशन प्रोसेस का प्राइमरी क्या है, अगर हम बात करें प्राइमरी पॉइंट क्या है या की पॉइंट क्या है, बेसिकली वो क्या होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए। कौन? जो मीडिएटर को हमने अपॉइंट किया है। द मीडिएटर सर्व एज अ न्यूट्रल फैसिलिटेटर refraining from taking sides or imposing decision. This nurture an environment where party feel safe and expressing their concern and exploring the potential solution। एग्जाम्पल दिया है, जैसे क्या बोला, एक्स एंड वाई है, इंटर किया उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट में, जो कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का था, सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स विच आर ड्यूली सप्लाइड बाय मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स क्या करेंगे, मिस्टर वाई को क्या करेंगे, उसका सप्लाई करेंगे। मिस्टर वाई फाउंड दैट द गुड्स वर नॉट एज पर द क्वालिटी, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिस क्वालिटी पे बात हुई थी, वो क्वालिटी के अकॉर्डिंग गुड्स आपने सप्लाई नहीं किए। एंड ही रिफ्यूज टू मेक द पेमेंट, तो मिस्टर वाई ने क्या कर दिया, मैं पेमेंट नहीं करूंगा। तो बोथ एक्स एंड वाई डिसाइडेड टू सेटल द डिस्प्यूट थ्रू द मीडिएशन। तो दोनों डिसाइड किया भैया चलिए हम क्या करते हैं, एक मीडिएटर को अपॉइंट करते हैं, उसी के थ्रू हम अपना जो ये डिस्प्यूट है उसको सॉल्व कराएंगे। तो क्या हुआ, फॉर दिस पर्पस एक्स वांट टू अपॉइंट जेड, एक्स ने क्या करा, जेड को अपॉइंट करा हिज ब्रदर एज अ मीडिएटर। हियर जेड कुड नॉट बी इम्पार्शियल। अब देखिए एक्स ने किसको अपॉइंट करने को बोला, जेड को। जेड क्या था, ब्रदर था, तो वो इम्पार्शियल होगा क्या, इम्पार्शियल नहीं। वो न्यूट्रल हुआ क्या, नहीं। तो जेड यहाँ पे मीडिएटर नहीं बन सकता। क्लियर हो गया इम्पार्शियल एंड न्यूट्रल। नेक्स्ट कॉन्फिडेंशियल। देखिए अब ड्यूरिंग द डिस्प्यूट सेटलमेंट, ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आएगी एज अ मीडिएटर, जो आपको कॉन्फिडेंशियल रखनी है, आपको किसी को बतानी नहीं है। तो क्या बोला, कॉन्फिडेंशियलिटी इज द फाउंडेशन ऑफ द मीडिएशन प्रोसेस। डिस्कशन एंड आर्ग्यूमेंट डन ड्यूरिंग द मीडिएशन आर प्राइवेट एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ एविडेंस इन द कोर्ट। दिस एनकरेज ओपन कम्युनिकेशन एंड अलाउ पार्टी टू एक्सप्लोर क्रिएटिव सोल्यूशन विदाउट द फियर ऑफ कंसिक्वेंसेस। तो जो इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द मीडिएशन आपके पास आई है, उसको आप एज अ एविडेंस कोर्ट में ले जा नहीं सकते। एग्जाम्पल दिया, ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ मिस्टर by Y, the mediator found that X and Y party to the dispute shared some personal information belonging to Y. Now Z is supposed not to disclose this information to other party, that is X, neither these can be taken as the। तो जो Z है वो किसी और पार्टी को नहीं बताएगा, और जो X को इन्फॉर्मेशन पता चल गई Y की, वो भी किसी को वो कोर्ट में ले जा नहीं सकता है, एज अ एविडेंस वहाँ पे यूज नहीं कर सकता। एक्सप्लिसिट कंसेंट का मतलब क्या बोला गया यहाँ पे, बिफोर स्टार्टिंग द मीडिएशन प्रोसेस और पार्टी must provide informed consent acknowledging their understanding of process and voluntary in nature. This ensure this party enter the mediation with a clear understanding of what to expect and potential benefit। तो दोनों ही पार्टी क्या करेंगे, एक्सप्लिसिटली कंसेंट देंगे, म्यूचुअल कंसेंट देंगे, कोई भी फोर्स कंसेंट वहाँ से नहीं ली जाएगी दोनों पार्टी से। 4 की एलिमेंट्स, कॉम्पोनेंट और की पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन इज क्या, एक्सप्लिसिट कंसेंट होना चाहिए। सेकेंड वन इज व्हाट, न्यूट्रलिटी एंड पार्शियलिटी होना चाहिए। थर्ड क्या हो गया बताइए, थर्ड क्या हो गया, थर्ड हो गया आपका कॉन्फिडेंशियलिटी, और लास्ट क्या हो गया आपका वॉलेंट्री एंड सेल्फ डिटरमाइंड। समझ में आ गया, बहुत इजी है। हम सारा इसी तरह एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे और अपने स्टडी मैट को कंप्लीट करते जाए। ये आपकी वेबसाइट से हमने लिया है PDF, ICI की वेबसाइट से, तो वहाँ से आप भी जाके डाउनलोड कर लें। उसके बाद आपको करना क्या है, आप जो हम आपसे बोल रहे हैं ना, ये की पॉइंट्स हैं, ये मेजर हैं, जो हम टॉपिक आपको बहुत बार रिवाइज करवा रहे हैं, उसके आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। दैट इज़ सफिशिएंट फॉर योर एग्ज़ाम। आपको दोबारा इस PDF को भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप नोट्स बनाते रहेंगे क्लास के बाद। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ मीडिएशन प्रोसेस। आपका प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है, इनिशिएट कहाँ से होता है, फर्स्ट स्टेज क्या है उसकी। बोला इंट्रोडक्शन एंड ओपनिंग स्टेटमेंट। फर्स्ट क्या होता है आपका, इंट्रोडक्शन एंड ओपनिंग स्टेटमेंट आता है।
सेकेंड क्या आता है, जॉइंट डिस्कशन होता है विद द पार्टीज। जब फिर प्राइवेट जॉइंट डिस्कशन, दोनों पार्टी साथ में बैठी है, प्राइवेट एक पार्टी के साथ पहले मीडिएटर बात करने गया, फिर दूसरी पार्टी के साथ बात करने गया। नेक्स्ट आफ्टर क्या होता है, इस नेगोशिएशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, फिर एग्रीमेंट एंड क्लोज हो जाता है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है, इंट्रोडक्शन एंड ओपनिंग स्टेटमेंट। द मीडिएशन प्रोसेस टिपिकली बिगिन विथ एन इंट्रोडक्शन बाय द मीडिएटर outlining the ground rules, emphasizing voluntary nature of process. Each party then represent an opening statement sharing their perspective on the issue at the hand. तो सबसे पहले आपको मीडिएटर आएगा, वो अपने बारे में बता देगा, प्रोसेस बता देगा, रूल्स बता देगा। उसके बाद जो बोथ द पार्टीज इन द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, वो दोनों पार्टी एक आएंगी, अपना अपना जो भी डिस्प्यूट का प्रॉब्लम है, जो डिस्प्यूट जिस वजह से डिस्प्यूट है, वो बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्या बोला गया, सेकेंड स्टेज किसका है, जॉइंट डिस्कशन का। Following of the opening statement, the mediator facilitates a joint discussion where a party can express their concern, need and goals. These phases aims to identify common ground and area of disagreement while encouraging active. तो इस फेज में आप बताएंगे किस पॉइंट पे दोनों पार्टी क्या है, एग्री नहीं कर रहे, क्या कॉमन पॉइंट है, जो कॉमन ग्राउंड है जिसके बेसिस पे दोनों के बीच क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया, और कैसे हम इसको एनकरेज कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, और कैसे डिस्प्यूट को रिजोल्व कर सकते हैं। प्राइवेट डिस्कशन, द मीडिएटर में होल्ड प्राइवेट डिस्कशन विथ ईच पार्टी इंडिविजुअली। मीडिएटर क्या करेगा, हर पार्टी के साथ इंडिविजुअली बात करेगा। दिस अलाउ कॉन्फिडेंशियल डिस्कशन वेयर पार्टिसिपेंट कैन शेयर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और डिस्कशन और स्पेसिफिक कंसर्न। This private discussion may provide an opportunity for the mediator to explore the potential solution and strategies with each part. तो एक एक पार्टी जाएगा, अपना क्या करेगा, बात करेगा, किसके साथ करेगा बात, मीडिएटर के साथ बात करेगा। ड्यूरिंग दैट डिस्कशन, ड्यूरिंग द प्राइवेट डिस्कशन, वो कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्लोज कर सकते हैं जो वो पार्टी के सामने नहीं बोलना चाह रहे हैं। तो इससे क्या होगा, मीडिएटर को हेल्प मिलेगा कि हम कैसे इस पर्टिकुलर डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बोला गया, नेगोशिएशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। द मेन पार्ट ऑफ द मीडिएशन प्रोसेस इज नेगोशिएशन एंड, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन पार्ट्स, व्हाट आर द मेन प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन प्रोसेस। तो बोला द मेन पार्ट ऑफ द नेगोशिएशन प्रोसेस इज नेगोशिएशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। Parties engage in negotiation to refine an agreement upon potential solution. The mediator guides this process, facilitating communication, managing emotion and assisting in development of mutual acceptable agreements. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं मीडिएशन प्रोसेस में हम जो आपका है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहाँ पे हम नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं और जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कम्युनिकेशन सॉल्व कर सकते हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट पे ला सकते हैं दोनों पार्टी को, उसके थ्रू हम ये जो डिस्प्यूट हुआ उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, एग्रीमेंट। वंस द पार्टी रीच अ कंसेंसस ऑन स्पेसिफिक टर्म फॉलो अ फॉर्मल एग्रीमेंट। अब जब आप एक पॉइंट पे म्यूचुअली एग्री हुए तो उसका हम क्या करेंगे, फॉर्मल एग्रीमेंट बनाएंगे। दिस एग्रीमेंट आउटलाइन द एग्रीड अपॉन रेजोल्यूशन एंड मे बी रिव्यूड बाय द पार्टी एंड देयर लीगल एडवाइजर्स। लास्ट क्या, क्लोजर। द मीडिएटर समराइज द की पॉइंट एंड इंश्योर पार्टी understand the terms of the agreement. Party may express their thought on the mediation process. The session conclude with a sense of closure, marking the end of the, और लास्ट में जब जैसे ही ड्राफ्ट हो जाएगा आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एग्रीमेंट, वहाँ उसके बाद ये जो प्रोसेस है उसको क्या कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा। जो की पॉइंट्स हैं और उसको समराइज कर दिया जाएगा, दोनों पार्टीज को बता दिया जाएगा, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट बता दिया जाएगा, और पार्टी क्या कर सकते हैं, अपने थॉट्स को मीडिएशन प्रोसेस में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और आपके इसी लास्ट स्टेप के साथ आपका प्रोसेस ऑफ मीडिएशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मीडिएशन प्रोसेस में कितने स्टेजेस होते हैं। तो देयर आर 6 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट इज व्हाट, तो पहला बोला गया हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। एक मीडिएटर आएगा, रूल्स बताएगा, आपको ग्राउंड्स रूल्स बताएगा, ठीक है, अपने बारे में इंट्रोडक्शन देगा, ठीक। नेक्स्ट क्या होगा, जॉइंट डिस्कशन होगा, दोनों पार्टी के साथ जॉइंट डिस्कशन किया जाएगा, अपने कंसर्न बताएंगे, इशू बताएंगे। थर्ड क्या होगा, प्राइवेट डिस्कशन होगा, हर पार्टी मीडिएटर के साथ बात करेगा, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करेगा। फोर्थ क्या होगा, नेगोशिएशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो आपने डिस्कशन किया है उसके बेसिस पे मीडिएटर अब नेगोशिएशन करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग करेगा, कम्युनिकेशन एनकरेज कराने की कोशिश करेगा और प्रॉब्लम सॉल्व कराएगा। प्रॉब्लम सॉल्व कराने के बाद जब दोनों पार्टी एक एग्रीमेंट पहुंच जाएंगे, म्यूचुअल एग्री हो जाएंगे, तो उसका एग्रीमेंट फॉर्मल एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर दिया जाएगा और लास्ट में प्रोसेस को क्लोज कर दिया जाएगा। क्लियर है कोई बात।
बोला गया व्हाट आर द मेजर रोल ऑफ द मीडिएटर, मीडिएटर क्यों आता है, उसका रोल क्या है। तो देयर आर 5 मेजर रोल विच मीडिएटर प्ले। फर्स्ट वन इज फैसिलिटेशन, द मीडिएटर एक्ट एज अ फैसिलिटेटर, इसलिए गाइडिंग द कन्वर्सेशन, मैनेजिंग टाइम एंड इंश्योरिंग दैट ऑल द रेलिवेंट इश्यूज आर एड्रेस्ड। तो आपको फैसिलिटेट करेगा कि भैया क्या कंसर्न है उसके बारे में बताइए, कैसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है, कहाँ पे म्यूचुअल एग्रीमेंट में आप जा सकते हो, वो फैसिलिटेट कराएगा। और टाइम, विद इन द टाइम बाउंड आप सारे एग्रीमेंट प्रोसेस को कंप्लीट कर पाए, तो इसलिए उसको क्या बोला गया, फैसिलिटेटर। कम्युनिकेशन स्किल, effective communication is a paramount in mediation. Mediator must be skilled in active listening, refraining to help party understand each other's perspective and foster a sense of empathy. तो उसके पास क्या होना चाहिए, सेकंड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। थर्ड इम्पार्शियल न्यूट्रलिटी, हम पहले भी पढ़ के आए, वो इम्पार्शियल न्यूट्रल होना चाहिए, किसी भी पार्टी का रिलेटिव नहीं होना चाहिए वो, या किसी भी पार्टी इसका साइड नहीं लेना चाहिए उसको। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एक्सपर्ट होना चाहिए, तो बोला मीडिएटर आर ट्रेन इन कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक एंड possess a deep understanding of dynamics of interpersonal disputes. Their expertise allow them to navigate complex issues and guide party towards a mutual acceptable solution. तो यहाँ पे भी हम क्या कोशिश करेंगे, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एक्सपर्ट, बीइंग अ कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एक्सपर्ट, हम यही कोशिश करेंगे कि दोनों पार्टी क्या हो जाए, एक म्यूचुअल एग्रीड सोल्यूशन पे पहुंच जाए। और लास्ट क्रिएटर मतलब क्या, तो बोला अ क्रिएटर एनकरेज क्रिएटिव प्रॉब्लम सोल्यूशन बाय हेल्पिंग पार्टी थिंक बियॉन्ड द ट्रेडिशनल सोल्यूशन। दे असिस्ट इन जनरेटिंग ऑप्शंस एंड फाइंडिंग कॉम्प्रोमाइजेस टू दैट एड्रेस द अंडरलाइंग इंटरेस्ट ऑफ ऑल द पार्टी इन्वॉल्व। क्लियर है बात, कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको, होप सो। और बहुत ईजी है, हमने इसी के साथ मीडिएटर भी, यहाँ पे मीडिएशन भी खत्म कर लिया। आइए डिफरेंस पे चलते हैं। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन। दोनों में ही न्यूट्रल थर्ड पार्टी है। पहला, आर्बिट्रेशन में भी एक बंदा आता है, वो क्या होता है, न्यूट्रल होना चाहिए, थर्ड पार्टी होता है। तो इन्वॉल्व अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी कॉल एन आर्बिट्रेटर और अ पैनल ऑफ आर्बिट्रेशंस हु एक्ट एज अ जज मेक बाइंडिंग डिसीजंस। ठीक है। मीडिएशन में क्या पढ़ा हमने, इट इन्वॉल्व अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी नोन एज अ मीडिएटर who facilitate communication between both the parties and does not have authority to impose a decision. नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी आर्बिट्रेशन के केस में किसकी है, आर्बिट्रेटर की है। और इन केस ऑफ मीडिएटर, मीडिएटर के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है डिसीजन मेकिंग। इंस्टेंट वो क्या करता है, दोनों पार्टी को एक म्यूचुअल एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट में लाने की कोशिश करता है। इंस्टेड द पार्टी रिटेन कंट्रोल ओवर द आउटकम एंड डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट और एनी प्रपोजल एग्रीमेंट और नॉट। बाइंडिंग डिसीजन, तो दो डिसीजन एक बार आर्बिट्रेशन के थ्रू आता है, वो क्या होता है, बाइंडिंग होता है, एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। बट जो भी आउटकम मीडिएशन के थ्रू आया वो बाइंडिंग बाय डिफॉल्ट नहीं होता। बोला आउटकम ऑफ द मीडिएशन इज नॉन बाइंडिंग बाय डिफॉल्ट। द पार्टी आर फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्रपोज सेटलमेंट। इफ द पार्टी रीच टू एन एग्रीमेंट इट बिकम बाइंडिंग ऑन देम। जैसे हमने किस में पढ़ा था, आपका मीडिएशन के पहले हमने कॉन्सुलेशन पढ़ा था। कॉन्सुलेशन में भी क्या होता है, वो बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं होता, कॉन्सुलेटर जो देता है, अनटिल अनलेस उसके लिए एक सेपरेट क्या ना कर दिया गया है, सेपरेट एग्रीमेंट ना कर दिया जाए। तो एज मीडिएशन के केस में जब तक दोनों पार्टी एग्री नहीं करती तब तक वो भी बाइंडिंग नहीं होता जो डिसीजन हुआ है। एडवर्सारियल एंड कोलैबोरेटिव, इसका मतलब क्या है, द प्रोसेस इज जनरली मोर फॉर्मल एंड एडवर्सरियल। यहाँ पे द प्रोसेस इज मोर कोलैबोरेटिव एंड लेस फॉर्मल। क्लियर है बात। नेक्स्ट, स्टेटस ऑफ डिसीजन की बात करें, जहाँ इन अ केस ऑफ आर्बिट्रेशन जो आपने डिसीजन दे दिया आर्बिट्रेटर ने, वो क्या होता है, फाइनल होता है। द डिसीजन फाइनल एंड लीगली बाइंडिंग विद द लिमिटेड ऑप्शन ऑफ द अपील। Since the mediator does not impose a decision, the party can choose to continue with other dispute resolution method if mediation does not lead a solution. Clear है बात, कोई दिक्कत यहाँ पे। नेक्स्ट बोला गया what are the difference between mediation and conciliation। तो फर्स्ट वन इज mediator play a facilitative role, हमने पढ़ा था, an attempt to guide the party toward the solution, and in case of conciliator play a more proactive role, he act as a facilitator, evaluator and interviewer. In other words, he can also along with the party suggest solution. Mediation में mediator solution suggest नहीं करता, conciliation में suggest कर सकता।
mediation वो only act as a facilitator, but in case of conciliator, the conciliator will act as a facilitator, interviewer और evaluator. outcome की बात करें तो जो agreement का outcome आता है, the outcome is an agreement between the party in case of mediation, the outcome is settlement agreement in case of conciliation. एग्रीमेंट की बात करें, द एग्रीमेंट रीच बाय द पार्टी इज एनफोर्सेबल बाय लॉ. जो एग्रीमेंट पे दोनों लोग म्यूचुअल हो जाए वो क्या हो जाएगा, एनफोर्सेबल हो जाएगा. और इन केस ऑफ कंसिलेटर, द सेटलमेंट एग्रीमेंट रीच बिटवीन द पार्टी हैज द सेम स्टेटस एज एन आर्बिट्रल अवॉर्ड ऑन अग्रीड टर्म्स, मीन्स इट इज एग्जीक्यूटेबल एज अ डिग्री ऑफ द सिविल कोर्ट. गवर्निंग लॉ की बात करें, इन केस ऑफ मीडिएशन, mediation is governed by section 89 of the code of civil procedure 1908. conciliation is governed by part 3 of the arbitration and conciliation act 1996. extent of confidentiality की बात किया जाए तो mediation is governed by the confidentiality. however, the confidentiality in mediation is often based on trust, but in case of conciliation is bound by the confidentiality. The extent of confidence is defined by the law. A breach of confidentiality could be fatal to the entire process. तो अगर आप देखिए कॉन्फिडेंशियल की बात करें तो यहाँ पे ऑन ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंशियल बेस्ड ऑन ट्रस्ट इन केस ऑफ मीडिएशन. बट इन केस ऑफ conciliation the confidentiality is based on, is bound by the law. अगर आपने वो confidentiality का जो है वो अगर आपने ब्रीच किया तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपके ऊपर फैटल प्रोविजन और मे बी एंटायर प्रोसेस आपका